गरीब शांति अपनी बेटी शीतल के साथ घर के बाहर बैठकर खाट बना रही होती है। तभी उसकी नजर अपनी पड़ोसी दिया पर पड़ती है, जो आज ससुराल से अपने 1 साल के बच्चे के साथ अपने मायके आई थी। और उसके साथ तो एक मेड आई थी जो उसके बच्चे को तो लेकर आ रही थी। उसकी किस्मत देख बेटा कितनी अच्छी है, इसके तो बच्चे को संभालने के लिए भी नौकर चाकर है। काश कि तुझे भी ऐसा ही नौकरानियों से भरा अमीर ससुराल मिल जाता तो जीते जी इसी पृथ्वी पर मैं भी स्वर्ग देख लेती। क्या माँ, तुम भी ना बेतु की बातें लेकर बैठ गई हो। चलो खाट भी बनकर तैयार हो गई है। इतना बोलकर शीतल अपनी माँ के साथ अंदर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और शीतल के लिए अमीर घर से रिश्ता आता है और ये देख शांति के सारे सपने पूरे हो जाते हैं। मेरा तो सपना पूरा हुआ, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब मेरी बेटी नौकरानियों से भरे उसके अमीर ससुराल में राज करेगी। इसी तरह समय गुजरता है और शीतल की शादी नौकरानियों से भरे अमीर ससुराल में हो जाती है। और जब वो शादी करके घर जाती है तो देखती है कि उसके स्वागत के लिए कई सारे नौकर हाथों में फूलों की थाली लेकर खड़े हैं। और जैसे ही वो घर के अंदर जाती है सब उसके ऊपर फूल गिराते हैं। अब एक नौकरानी आरती की थाल लाती है तो दूसरी नौकरानी चावल से भरा कलश। बहू, तुम अपने दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। मेरे घर में कितने सारे नौकर हैं, हर कोई मेरे स्वागत में लगा। कितना अच्छा लग रहा है, आज लग रहा है कि मैं सच में अमीर हूँ। नौकरों से भरा ससुराल देखकर शांति बहुत खुश होती है और जब अपने कमरे में जाने लगती है तो कुछ नौकर उसका सामान लेकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। मैडम, आपका सामान यहाँ रख दिया है, आप मुझे बता दो आपका कौन सा सामान अलमारी में रखना है। आप जाइए, अपना सामान मैं खुद सजा लूंगी। शीतल, हमारे घर में मेड इसलिए नहीं है कि तुम अपने नाजुक हाथों से काम करो। इनको पता तो ये सारा सामान अलमारी में रख देंगे। लक्ष्मी जी पिछले 5 सालों से हमारे घर में काम कर रही हैं। विक्रम के कहने पर शीतल अपना सारा सामान नौकरानी के हाथों से अलमारी में रखवाती है। अगले दिन शीतल की पहली रसोई होती है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर तैयार होती है। पर तभी वहां आशा नौकरानी आती है। अच्छा हुआ बहू रानी जो आप तैयार हो गई, खाना तैयार है, आप एक बार रसोई घर में चलकर खाने में हाथ लगा दीजिए। आशा की बात सुन शीतल हैरान होती है और रसोई घर में जाकर बने हुए खाने में हाथ लगाती है। कुछ देर में घर वाले खाने की टेबल पर आते हैं, जहां आशा नौकरानी काजल नौकरानी के साथ सभी को खाना परोस रही होती है। बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, पर माँ जी ये खाना तो घर के नौकरों ने बनाया, मैंने तो बस हाथ लगाया था। बहू सोचो, जब तुमने हाथ लगाया तब खाना इतना अच्छा बन गया, तो खाना अगर तुम बनाती तो कितना स्वाद आता। पर हमारे घर में हमने मेड ही इसलिए रखी है ताकि हमारे घर की बहू बेटी कुछ काम न करे। इसलिए तुम बेफिक्र रहो और कुछ भी जरूरत हो तो नौकरों से कहना, खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ काजल, कमरे से मेरा बैग लेकर आ जाओ और मेरी गाड़ी दरवाजे पर लगा दो और दिवाकर ड्राइवर को भी बुला लेना, मुझे कॉलेज जाना है। घर की नौकरानी काजल करिश्मा का बैग लेकर आती है और दिवाकर गाड़ी से करिश्मा को कॉलेज तक छोड़ता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात शीतल को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए रसोई में जाती है, जहां उसकी आहट से काजल की आंख खुल जाती है। अरे मैडम, आप रसोई में कुछ चाहिए था तो हमें बता देती, अगर मालकिन को पता चल गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे डरो मत, मैं यहाँ किसी काम से नहीं आई हूँ, बस पानी पीने के लिए आई हूँ। आपको पानी चाहिए तो मुझे बताती, मैं आपके कमरे तक पानी लेकर आ जाती। आपके कमरे में एक बेल रखी है, उसे दबाने से हम तक आपका ऑर्डर पहुंच जाता है। रुकिए, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। रात को भी शीतल की नौकरानी उसे अपने हाथों से पानी गिलास में निकाल कर देती है। ये देख शीतल को बड़ा अजीब लगता है और वो पानी पीकर सोने के लिए चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, विक्रम, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, पर मैं पूरे दिन घर में बोर हो जाती हूँ। मन कर रहा है कि कहीं घूमने चली जाऊं। शीतल, ये तो तुम किसी भी नौकर से बोल सकती हो। हमारा ड्राइवर दिवाकर है ना, वो तुम्हें बाहर घुमा कर ले आएगा। और हाँ, ये रिमोट अपने पास रखो, जिस नौकर को बुलाना हो उसके नाम का बटन दबा देना। ये सुन शीतल को काफी अच्छा लगता है। अब जैसे जैसे समय गुजरता है शीतल को भी नौकरों की आदत होने लगती है। पर एक दिन, करिश्मा, सारा काम तो मेड करती हैं, तो क्यों ना आज मैं तुम्हें अपने हाथों की मैगी बनाकर खिलाऊं। लक्ष्मी, आप कुछ हरी सब्जियां काट दो, आज मैं अपनी नंद के लिए खुद मैगी बनाऊंगी। बहू, कोई जरूरत नहीं है इस गर्मी में तुझे मैगी बनाने की। हमने घर में नौकर इसलिए नहीं रखे कि घर की बहू काम करे। 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। नौकरों से भरा ससुराल होने के बाद भी इस घर की सास अपनी बहू से काम करवा रही है। कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। लक्ष्मी, तो मैगी ही बना दो। सुमित्रा के मना करने पर करिश्मा और शीतल शांति से लिविंग हॉल में जाकर एसी चलाकर बैठ जाती हैं
और देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं और इन 5 सालों में शीतल का 4 साल का एक बेटा होता है और बच्चे होने के बाद शीतल काफी मोटी हो जाती है। तो वहीं सुमित्रा के जोड़ों का भी दर्द बढ़ जाता है। अरे कहाँ मर गए सारे नौकर, मेरे रिमोट के बजर की आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? माफ करना मालकिन, कपड़े धो रही थी और बाकी सारे नौकर भी अपने काम पर लगे हैं। चलिए मैं आपको नीचे तक ले चलती हूँ। कविता हाथ पकड़कर सुमित्रा को नीचे तक ले जाती है और सोफे पर बिठाकर आराम से सुमित्रा टीवी देखने लगती है। तभी वहां करिश्मा आती है जो कि काफी मोटी हो चुकी थी। गर्मी क्या आई, इस घर के सभी नौकर काम चोर हो गए हैं। अरे जल्दी से खाना दो। लक्ष्मी जाकर दिवाकर को बोलो स्कूल से गोलू को लेकर आए। अरे मोरी मैया, मेरे तो जोड़ों का दर्द खत्म नहीं हो रहा। रात को अब विक्रम और विनोद जी आएंगे तो उनको बोलूंगी साथ में चलें डॉक्टर के पास और डॉक्टर को फटकार लगाएं ताकि वो अच्छी दवा दे। माँ जी डॉक्टर के पास तो मुझे भी जाना है, अब तो उठना बैठना मुश्किल हो गया है। दवाई खानी पड़ेगी पतला होने के लिए। घर में काम न करने की वजह से शीतल, करिश्मा और सुमित्रा का वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और रात को जब विक्रम और विनोद घर आते हैं तो वो देखते हैं कि शीतल, सुमित्रा नौकरानियों से अपने पैर दबा रही हैं। जरा मेरे हाथ में दवाई तो देना। शीतल, नौकरों के चलते तुम इतनी कामचोर हो जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे दवाई तो तुम खुद भी खा सकती हो। आप लोग तो नौकरों से अब अपने निजी काम भी करवाने लगे। भैया आप तो ऐसे भड़क रहे हैं जैसे कि हम नौकरों से गधा मजदूरी करवा रहे। अरे उन्हें फ्री की सैलरी थोड़ी ना देंगे अब। कोई बात नहीं छोटे मालिक, ये तो हमारा काम है जो पिछले कई सालों से हम करते आ रहे हैं। आशा, आप पिछले 10 सालों से यहाँ काम कर रही हैं। अब आप लोग भी हमारे घर का हिस्सा हैं। इस घर की औरतें आप लोगों पर इतना ज्यादा डिपेंड हो गई हैं कि इनका वजन बढ़ता ही जा रहा है और इन्हें खबर भी नहीं है। आप दिवाकर को बोलो गाड़ी निकाले, हमें डॉक्टर के पास जाना है। इस तरह विक्रम अपनी घर की औरतों के साथ गाड़ी में बैठकर डॉक्टर के पास जाता है और आज भी डॉक्टर विक्रम को समझाते हैं। देखिए, आपकी घर की औरतों की तबीयत में तब तक सुधार नहीं आएगा जब तक ये तीनों कोई काम नहीं करती। ये ना तो कोई काम करती हैं और ना ही एक्सरसाइज करती हैं। माताजी, जैसे लोहा होता है अगर उसका इस्तेमाल न किया जाए तो उसमें जंग लग जाता है, वैसे ही इंसान का शरीर होता है। अगर आप 10 दिन भी थोड़ी मेहनत कर लो और पसीना निकाल लो तो आपका वजन भी कम होगा और बीमारियां भी खत्म होंगी। दवाई लेकर विक्रम सभी के साथ घर आता है और तभी विनोद उदास अपने घर वालों से कहता है, फिर से लड़के वालों ने मना कर दिया। कहते हैं लड़की का वजन बहुत ज्यादा है, उन्हें मोटी नहीं पतली लड़की चाहिए। बेटा अपने शरीर पर ध्यान दे। पापा मैं काम कर तो रही हूँ पर इस घर के नौकर मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। ये लोग ना मुझे टाइम से उठाते हैं ना एक्सरसाइज करवाते हैं। मालकिन हम तो आपको समय से उठाते हैं पर आप ही आलस करती हैं। चुप रहो तुम। सच बोलने पर करिश्मा घर के नौकरों को डांट देती है। समय यूं ही गुजरता है और आशा, लक्ष्मी की तबीयत खराब हो जाती है तो वहीं काजल के घर में शादी होने की वजह से वो 1 महीने की छुट्टी ले लेती है और कविता विक्रम और विनोद से कहती है, मालिक अब मैं और काम नहीं कर पाऊंगी यहाँ। मेरे सास ससुर मुझे लेने आए हैं, मेरे पति ने मुझे अपना लिया, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कविता। अरे सारे नौकर कहाँ मर गए? कब से बेल बजा रही हूँ, कोई सुन क्यों नहीं रहा है? छत पर मेरे कपड़े रखे हैं, उतार कर लाओ भाई, आज मुझे पेरेंट्स मीटिंग के लिए स्कूल जाना है। बहू, घर में सिर्फ नौकर के नाम पर दिवाकर और राजू रह गया है और राजू मार्केट गया है और दिवाकर गार्डन में माली का काम कर रहा है। अब घर के काम तुम तीनों को खुद ही करने होंगे तब तक जब तक आशा, लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती और बाकी नौकर नहीं आ जाते। घर में नौकर न होने की वजह से शीतल, करिश्मा और सुमित्रा अब अपने काम खुद ही करती हैं। घर में नौकर न होने की वजह से अब अपने कपड़े खुद धो के छत पर उन्हें सूखने के लिए रखती है। खुद ही घर में पोछा झाड़ू सब करती हैं, खाना बनाती हैं, यहाँ तक कि मार्केट से सामान भी खुद चल कर लाती हैं और इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। भाभी शुरू में तो शरीर में दर्द हो रहा था पर अब तो शरीर का दर्द भी खत्म हो गया और मेरा तो 5 किलो वजन भी कम हो गया इन कुछ ही दिनों में। मैंने सुबह ही अपना वजन किया था। माँ जी मैं तो कहती हूँ अब नौकर नौकरानियों को रहने दीजिए। घर में 2 नौकर काफी हैं, बाकी के काम हम औरतें कर लेंगी। कम से कम हम बीमारियों से बची तो रहेंगी। शादी से पहले भी मैं अपना सारा काम खुद ही करती थी पर यहाँ नौकर देखकर मैं भी आलसी हो गई। शीतल के कहने पर अब सुमित्रा कुछ नौकरों को निकाल देती है और घर में केवल 2 ही नौकर होते हैं और घर के काम सुमित्रा अपनी बहू बेटी के साथ करती है। कुछ दिनों में करिश्मा पहले की तरह पतली हो जाती है और उसकी शादी एक अच्छे से घर में होती है और शीतल भी अपने बेटे का ख्याल अब खुद रखती है। ये क्या कर रही हो सिमरन? तुम्हारी ये शर्त कोई नहीं मानने वाला।
हाँ तो फिर ठीक है ना, जाने दो मुझे, क्योंकि ससुराल तो अब मैं तभी आऊंगी जब मेरी शर्त पूरी होगी, जो कि मैंने तुम्हें बता दी। नाराज सिमरन अपना सारा सामान लेकर घर से निकलने लगती है और जब विनोद शांति की नजर सिमरन पर पड़ती है तो वह उसे आवाज देकर रोकती है, पर सिमरन किसी की नहीं सुनती और गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। विशाल बेटा, क्या हुआ ऐसा जो बहू ऐसे घर छोड़कर चली गई? अरे बहन, तुम्हारे घर से तो लड़ाई की भी आवाज नहीं आई, बर्तन भी नहीं फूटे, फिर ऐसा क्या हुआ जो बहू इतनी तिलमिलाती हुई इतनी गर्मी में अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली गई? हमें भी नहीं पता आंटी, आज से पहले तो भाभी ने ऐसा कभी नहीं किया। आंटी आप अपना घर संभालिए, हम अपना घर देख लेंगे, और रही मेरी बीवी की बात, मैं उसे मना कर ले आऊंगा। विशाल भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर में सिमरन अपने मायके पहुंचती है, जहां उसके घर वाले उसे तपती धूप में घर आता देख हैरान हो जाते हैं। सिमरन बेटा, तुझे तो धूप बर्दाश्त ही नहीं होती, फिर तू इतनी गर्मी में तपती धूप में अपने सामान के साथ यहाँ अचानक, सब ठीक तो है? माँ, अगर सब ठीक होता तो क्या इतनी धूप में गर्मी में यहाँ आती? अब रास्ता छोड़ो, बहुत गर्मी लग रही है। दिल में आती सिमरन अपने कमरे में चली जाती है। दिशा बहू, पता नहीं इसे क्या हो गया है, तू उसके लिए शिकंजी बनाकर कमरे में ले जा, क्या पता ठंडा पीने से उसका दिमाग ठंडा हो जाए। कुछ ही देर में दिशा रसोई में जाती है और अपनी नंद के लिए ठंडी शिकंजी बनाकर उसके कमरे में ले जाती है। ये लो, ठंडी ठंडी इस गर्मी में शिकंजी पियो और अपनी भाभी को बताओ बात क्या है। भाभी, मैं अपने ससुराल में परेशान हो चुकी हूँ। सिमरन, अभी तो तुम्हारी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, 2 ही महीने में ऐसा क्या हुआ कि तुम अपने ससुराल वालों से परेशान हो गई? मुझे देखो, मुझे अपने ससुराल में 2 साल हो गए, पर आज तक मैंने मायके जाने का नाम नहीं लिया। भाभी, अगर आप जैसा ससुराल मुझे मिलता तो मैं भी मायके का नाम न लेती, पर ससुराल वालों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। मैंने तो अपने पति के सामने अपनी शर्त रख दी है, अब जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं हो जाती मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। दिशा के समझाने पर भी सिमरन नहीं मानती, जिसके बाद दिशा कमरे से बाहर आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मायके में सिमरन को देख अब आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब सुमित्रा बाहर सब्जी ले रही होती है तो उसकी पड़ोसन कमला उससे कहती है, सुमित्रा बहन, 10 दिन से ऊपर हो गए, लगता है सिमरन बेटी को गर्मी में अपना ससुराल भा नहीं रहा है, एसी की हवा छूट नहीं रही सिमरन से, तभी तो मायके में आ गई। अरे कमला बहन, पर मैंने तो सुना है कि सिमरन बेटी का ससुराल काफी अमीर है। अब बताओ भला, जिसका ससुराल अमीर हो उसके घर में एसी ना हो, बात कुछ और ही है, क्यों बहन? बहन, तुम्हारी बेटी भी तो 2 महीने के लिए आती है तुम्हारे घर, मैंने तो कभी नहीं पूछा ना कि मेरी बेटी अगर हम लोगों के साथ रहने आ गई तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? सुमित्रा अपनी पड़ोस की औरतों को सुनाकर घर में आती है और अपनी सास को परेशान देख दिशा, माँ जी बाहर इतनी धूप और गर्मी है और आप बिना पंखा चलाए अपने कमरे में इतनी गर्मी में बैठी हैं, देखिए आपको कितना पसीना आ रहा है, आप काफी परेशान भी लग रही हैं, सब ठीक तो है? 1 मिनट पहले मैं पंखा चला देती हूँ। रहने दे बहू, पंखा चलाने से मेरे अंदर की ज्वालामुखी नहीं शांत होने वाली, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, इसकी वजह से गली वाले मुझ पर हंस रहे हैं। सब कहते हैं ऐसी क्या वजह है कि बेटी इतनी भयंकर गर्मी में ससुराल छोड़कर मायके आकर बैठ गई है। तू ही उसे जाकर पूछना, उसने अपने ससुराल वालों के सामने ऐसी कौन सी शर्त रख दी जो उसकी कोई शर्त नहीं मान रहा। माँ जी, नंद जी तो कुछ नहीं बता रही, अब मुझे उसके ससुराल ही जाना पड़ेगा। सच्चाई को पता लगाने के लिए दिशा अपनी नंद के ससुराल जाती है, जहां वो देखती है कि शांति की कुछ पड़ोसन घर में जाकर उस पर हंस रही हैं। शांति बहन, तुम तो 2 महीने भी अपनी बहू को संभाल नहीं पाई, बताओ इतनी गर्मी में तपती धूप में पैर पटक कर सामान लेकर घर से निकल गई और घर वालों को पता भी नहीं बचा। शांति की पड़ोसन उसका मजाक बनाकर वहां से चली जाती, जिसके बाद दिशा सिमरन के ससुराल वालों से बात करती है। मैं समझ सकती हूँ जो हम लोगों के ताने सुन रहे हैं वही आपको भी सुनने पड़ रहे हैं, पर ऐसी क्या शर्त रखी है मेरी नंद ने जो आप पूरी नहीं करना चाहती? उसकी शर्त मान क्यों नहीं लेते? बेटा, हमें तो शर्त ही नहीं पता, शर्त पता हो तब तो बहू की शर्त माने। बहू ने क्या शर्त रखी है वो तो सिर्फ विशाल को ही पता है, पर वो भी हमें नहीं बता रहा। विनोद की बातें सुन दिशा विशाल के कमरे में जाती है। भाभी क्या बताऊं मैं आपको, शादी के बाद सिमरन के कंधों पर घर की जिम्मेदारी क्या आई, वो तो गर्मी का बहाना देकर अपनी शर्त सुनाकर चली गई। भाभी, पहले ये बर्तन धो लीजिए, उसके बाद हाथ धोना, और बहुत गर्मी हो रही है, आप हाथ धोने के बाद मेरे लिए नींबू पानी बना देना और घर वालों के लिए लस्सी। मैं पिछले 2 घंटे से रसोई में खड़ी हूँ, पसीने से पूरे कपड़े गीले हो गए मेरे, अब तो मुझे खुद के शरीर से बदबू आ रही है, पर ये नहीं कि थोड़ी सी मेरी काम में कोई मदद करवा दे, उल्टा काम देकर चली गई और गंदे बर्तन भी। गर्मी से परेशान सिमरन सबके लिए लस्सी बनाती है और अपनी नंद के लिए स्पेशल नींबू पानी। समय गुजरता है और एक दिन, माँ जी वॉशिंग मशीन खराब हो गई और इतना छोटा बाथरूम है, गर्मी भी बहुत लगती है, आप मशीन ठीक करवा दो।
अरे बहू, इस मशीन को ठीक करवा करवा कर हम थक गए। 1-2 महीने रुक जा, नई मशीन आ जाएगी। जब तक तू छत पर जाकर कपड़े धो ले। वैसे भी शाम होने को है, अब इतनी गर्मी नहीं लगेगी छत पर। ना चाहते हुए भी सिमरन गंदे कपड़े लेकर ऊपर छत पर जाती है और जैसे ही वो छत पर जाती है उसके पैर जलने लगते हैं और वो जल्दी से पूरा छत धोती है और फिर कपड़े। पैसों की कमी नहीं है पर कंजूसी फिर भी करनी है इन्हें। भला नई नवेली बहू से कोई इतना काम करवाता है? कितनी गर्मी हो रही है, छत तप रही थी। पर इन्हें क्या, उन्हें तो बस ऑर्डर देने से मतलब है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस गर्मी में, नौकरों की तरह काम करते करते। पता नहीं ये लोग बहू लाए हैं या मुफ्त की नौकरानी। कपड़े धोकर सिमरन जैसे ही नीचे आकर कूलर चलाकर बैठती है, उसकी ननद कूलर बंद कर देती है और झाड़ू लगाती हुई अपनी भाभी से कहती है, भाभी शाम हो चुकी है, सूरज ढलने से पहले झाड़ू लगाया जाता है। आपने तो झाड़ू लगाया ही नहीं, उल्टा कूलर चलाकर और बैठ गई। आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं झाड़ू लगा रही हूँ? काजल, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं ऊपर गर्मी में तपती धूप में बैठकर कपड़े धोकर नीचे आई हूँ, और अगर पूरे दिन में तुमने हॉल में एक झाड़ू लगा दिया तो क्या मुझ पर एहसान कर दिया? बहू जरा सोच समझ कर बोल। वो तो तेरी नंद अच्छी है जो घर के कामों में तेरी मदद करवा रही है, वरना इतनी गर्मी में कोई कुछ नहीं करता। हाँ, दिख रहा है मुझे मेरी नंद कितना काम कर रही है। दोपहर में जो खाना खाया था वो जूठा बर्तन भी रसोई में नहीं रखा गया इनसे। आपको दिखाने के लिए हाथ में बस झाड़ू उठा लिया और मुझे परेशान करने के लिए कूलर बंद कर दिया। सिमरन नाराज होकर कमरे में चली जाती है। शाम हो जाती है और जब तक सिमरन खाना नहीं बनाती कोई रसोई में कदम नहीं रखता। और जब काजल और शांति से भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वो लोग बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। ये देख सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन जब विशाल घर में होता है तो सिमरन अपने पति के सामने एक शर्त रखती है। मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारे घर वालों से। मैं कूलर चलाकर बैठती हूँ तो तुम्हारी बहन बंद कर देती है। पूरे दिन मैं रसोई में नौकरानी की तरह बस उनके लिए खाना बनाती हूँ तो कभी शरबत, और अब तो ये लोग छत पर मुझसे कपड़े साफ करवा रहे हैं। देख लो, मैं अपने मायके जा रही हूँ और अब मेरी भी एक शर्त है, मैं ससुराल तभी आऊंगी जब तुम्हारी माँ और बहन सुधरेगी या इस घर में नौकरानी आएगी। तो मेरी भी एक बात सुन लो, तुम्हारी ये शर्त कभी पूरी नहीं होगी। तुम बहू हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारी उठानी होगी। विशाल की ये बात सुन कड़कड़ाती धूप में सिमरन अपना सामान लेकर अपने मायके चली जाती है। तुम लोगों से इतनी छोटी सी शर्त पूरी नहीं की जा रही, आखिर इसमें वो गलत ही कहाँ है? अगर गर्मियों में उसकी कोई हेल्प कर देगा तो इसमें दिक्कत ही क्या है? अब तो मैं भी कहूंगी जब तक उसकी शर्त पूरी नहीं हो जाती वो ससुराल नहीं आएगी। दिशा भी अपनी नंद का साथ देती है और विशाल को जवाब देकर चली जाती है। जब शांति को अपनी बहू की शर्त के बारे में पता चलता तो वो खुद अपनी बेटी के साथ अपनी बहू को लेने जाती है। बहू, तुझे ये शर्त मेरे सामने रखनी चाहिए थी। वो तो निकम्मा बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता और सारी गलती मेरी है। मुझे समझना चाहिए गर्मी सिर्फ हमें नहीं तुझे भी लगती है, इसीलिए मुझे तेरी शर्त मंजूर है। अब घर में नौकरानी भी होगी और मैं और काजल घर के कामों में तेरी मदद भी करेंगे। तू इतनी गर्मी में अकेली परेशान नहीं होगी। इस तरह सिमरन की शर्त पूरी होती है और वह अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ एक नौकरानी भी रखी जाती है और घर के कामों में काजल और शांति भी सिमरन का हाथ बटाती हैं।